चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। आज का जो टॉपिक है हमारा नंदलाल बोस के बारे में हम समझेंगे। अगर हम बात करते हैं तो इनके जन्म की अगर बात करते हैं कि इनका जन्म कब हुआ, किस तिथि को इनका जन्म हुआ, किस स्थान पे हुआ, कौन से ये जिला था या कौन सा ये राज्य रहा, तो नंदलाल बोस का अगर हम जन्म की बात करते हैं तो इनका जो जन्म हुआ था आपके 3 दिसंबर 1882 को इनका ये जन्म हुआ। ये जो जन्म हुआ था आपका तारापुर नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ। और मुंगेर जो एक मुंगेर है, मुंगेर जिला था, यह मुंगेर जो जिला है ये आपके बिहार राज्य में इनका जन्म हुआ। कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नंदलाल बोस किस राज्य से ये बिलोंग करते हैं, किस राज्य से संबंधित है, तो आपको बताना चाहिए ये जो है आपके बिहार राज्य से इनका संबंध है। हम जब बात करेंगे कि इनकी मृत्यु कब हुई, इनकी मृत्यु के अगर हम बारे में बात करें तो 16 अप्रैल 1966 को इनकी क्या हुई, मृत्यु हुई। और मृत्यु कहाँ हुई, देखिए जन्म में तो ये थे आपके बिहार में, और कोलकाता में क्या हुआ थी, इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी, कोलकाता में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु इनकी कोलकाता के अंदर ये हुई थी। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। तो कोलकाता में इनकी क्या हुई, आपकी इनका निधन कोलकाता के अंदर ये हुआ। ठीक है, कोलकाता पश्चिमी बंगाल में इनका निधन हुआ। अगर हम बात करते हैं ये इनका कार्य क्षेत्र क्या था, तो बेसिकली इनका जो कार्य क्षेत्र था वो चित्रकला, एक आर्टिस्ट के रूप में हम इनको जानते हैं। चित्रकला इनका क्या था, कार्य क्षेत्र था। अगर हम देखते हैं, अगर नंदलाल बोस जी को हम देखते हैं ओवरऑल, अगर कुछ इनकी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध कृतियां हैं या कहीं इनकी पेंटिंग है जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाती हैं। देखिए पहला एक क्वेश्चन जो बना था पिछले दफे कि इनकी एक बहुत प्रसिद्ध ये पेंटिंग है दांडी मार्च। जब उनका दांडी मार्च यात्रा हुई थी सत्याग्रह आंदोलन, जब ये महात्मा गांधी से जुड़े थे या कहें स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में जुड़े थे, तो दांडी मार्च यात्रा इनकी क्या थी, बहुत सुप्रसिद्ध थी। ये क्या थी, इनकी पेंटिंगों में से एक पेंटिंग है। संथाली कन्या एक जो पेंटिंग है इनकी, वो भी आपके संथाली कन्या के रूप में इनको जानते हैं। और देखिए एक सुप्रसिद्ध जो पेंटिंग है इनकी, ये है सती का देह। जिस समय भगवान शिव की जो पत्नी है सती, जब उनके पिता उनको निमंत्रण नहीं देते हैं, सिर्फ बेटी को देते हैं, उसके बाद उनको शिव जी को आमंत्रित नहीं किया जाता है, तो दक्ष प्रजापति की जो ये पुत्री थी, तो इन्होंने क्या किया, अग्नि में जब इन्होंने अपना देह त्याग दिया था, तो तब का जिक्र, तो जो शिव जी इनको अपने बाहों में लेके पूरे त्रिलोक में घूमते हैं, तो उस समय का दृश्य का जो ये किया गया है, चित्रांकन जो किया गया है, ये आपका किसके द्वारा किया गया है, नंदलाल बोस द्वारा किया गया। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नंदलाल जी हैं ये बेसिकली किस के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, किस चीज के लिए प्रसिद्ध है पूछा जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये जो है प्रकृति चित्रण, साथ ही पौराणिक कथाओं के या दंत कथाओं से संबंधित ये क्या है, इन चीजों के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। देखिए और बहुत ढेर सारे इनकी कृतियां हैं। उनमें से अगर मैं बात करूं, कभी ये पूछा जाता है कि नंदलाल बोस को किस उपनाम से या कहें किस अन्य नाम से इनको जाना जाता है, तो आपको बता दूं इनका नाम जो है मास्टर मोसाई करके प्यार से इनको जो लोग बुलाते थे, मास्टर मोसाई के नाम से इनको प्यार से ये बुलाया जाता था। और आपको बता दूं, देखिए इनके बारे में अगर हम थोड़ा सा समझें किस प्रकार से इनका व्यक्तित्व रहा, तो बंगाल शैली की अगर हम बात करते हैं, बंगाल शैली का जो आधारभूत स्तंभ जो रहे, उनमें से कुछ जो प्रमुख चित्रकारों की अगर बात करते हैं, कहीं ना कहीं ये जो चित्रकार है, ये चित्रकारों को भी उसमें सम्मिलित किया जाता है। कहीं उन चित्रकारों में से एक ये रहे। और जो ये नंदलाल बोस हैं, इनको पद्म भूषण, जो पद्मश्री, जो हमारे जो सबसे बड़े जो पुरस्कार हैं, पद्म अलंकरण जो हैं, उन पद्म भूषण सम्मान से भी इनको क्या किया, सम्मानित किया गया है। इन्होंने, अगर मैं बात करूं, इन्होंने भारतीय चित्रकला को जिस तरीके से पुनः जागृत करने में इन्होंने बहुत बड़ा सहयोग रहा। जिस प्रकार से अगर हम देखें बंगाल का जिसमें पुनरुत्थान हुआ था, अगर हम कंपनी शैली की बात करें या कालीघाट के चित्रों की अगर बात करें, तो उसके पश्चात जिस प्रकार से भारतीय चित्रकला का पुनरुत्थान की अगर हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय चित्रकला के पुनरुत्थान या उनको जीवित पर्यंत करने में जो सबसे ज्यादा सहयोग दिया, वो कहीं ना कहीं आपके मास्टर मोसाई की जो हम बात करें, नंदलाल बोस जी का सबसे बड़ा योगदान रहा। और आपको एक दिलचस्पी ये बात बताऊं कि भारतीय संविधान
जो पृष्ठ है ना, उसमें भी इनके द्वारा चित्रांकन किया गया। उसके पृष्ठ में क्या करेंगे, जो पहला पृष्ठ है उसमें भी इन्होंने अपनी चित्रकारी की क्या करे थे, छटाई इनके द्वारा बिखेरी गई थी। देखिए कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में जो चित्रकारी की गई थी, जिसने अपने भारतीय संविधान में जिसने अपना योगदान दिया है चित्रकारी में, तो वो आर्टिस्ट कौन है, तो आपको पता होना चाहिए। वो आर्टिस्ट कोई और नहीं, आपके नंदलाल बोस थे, जिन्होंने भारतीय संविधान जिसमें लिखा जा रहा था उसमें जिस प्रकार से जो चित्र है या उसके जो कवर पेज है, तो इनके ही द्वारा उसको बनाया गया था। ठीक है। और अगर मैं बताऊं, इन्होंने बंगाल शैली की अगर बात करते हैं, तो बंगाल शैली के ये महान चित्रकारों की श्रेणी में इनका जो योगदान रहा, वो कहीं अगर मैं बात करूं वो अतुलनीय है, उनका कहीं कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता है। तो हम जो बात कर रहे हैं आज के इस टॉपिक पर कि जो महान चित्रकार की जो श्रेणी में हमने जिसके व्यक्तित्व के बारे में जो बात कर रहे हैं, वो आपके कोई और नहीं, वो नंदलाल बोस के बारे में हमें आज चर्चा कर रहे हैं। देखिए अगर हम बात करें नंदलाल बोस की जीवनी की अगर बारे में बात करते हैं, तो नंदलाल बोस का जो जन्म हुआ था, वो 3 दिसंबर 1882 को इनका जन्म तारापुर मुंगेर जिला जो है आपके बिहार में, इस जगह इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम पूछा जाता है कि इनके पिता कौन थे। इनके पिता का पूरा नाम क्या अगर पूछा जाता है, पूर्णचंद्र बोस इनका क्या था, इनके पिता का ये नाम था। ये इनके जो पिता का जो कार्य क्षेत्र रहा, वो इंजीनियर या कहें आर्किटेक्ट के तौर पर ये क्या करते थे, उस समय कार्य किया करते थे इनके पिता। और अगर इनकी अगर माता जी की बात करते हैं, तो इनकी माता का नाम छिमेरनी देवी करके इनका था। ये एक तरीके गृहिणी ये थे, ठीक है, ये गृहिणी थी। और अगर बात करूं जो कि ये इनकी जो माता थी ना, ये रंगोली और साथ ही ये गुड़िया या गुड्डा गुड़िया जो थी उनको ये बनाया करती थी। और नंदलाल बोस को अगर हम बेसिकली अगर देखें, इनकी जो प्रारंभिक जो शिक्षा रही, जो सबसे ज्यादा जिनसे ये प्रभावित रहे, ये अपनी माँ से ये प्रभावित रहे। कहीं ना कहीं इनकी माँ से इनको विरासत के रूप में, जिस प्रकार से इनकी माँ भी कहीं ना कहीं रंगोली गुड़िया इत्यादि बनाई, कहीं ना कहीं वो गुण इन पे देखने को मिलते थे। जब ये पढ़ाई किया करते थे, पढ़ाई के बाद कुछ काम जब इनको खाली समय मिल जाता था, तो ये खाली समय में क्या करते थे, ये अपनी माँ के साथ रंगोली या गुड़िया बनाया करते थे। और चित्रकला में भी ये कहीं ना कहीं रुचि लेने लगे। और बात आती है 1902 की अगर बात करते हैं, तो इनकी 1902 में इन्होंने क्या करी, 10वीं की परीक्षा ये पास की थी। ठीक है, 10वीं की परीक्षा इन्होंने कहाँ से पास की, तो हाई स्कूल की जो परीक्षा थी इन्होंने कोलकाता से ये पास करी। और जो आगे की पढ़ाई जो रही ना इनकी, कोलकाता में करते ये रहे। और अगर आप इनकी पूरी जीवनी को देखोगे कहीं ना कहीं, तो अपने जीवन के इन्होंने जो 20 साल कहें 20वें साल में अगर देखा जाए, जब ये 20वें साल के थे, तो इनकी जो शादी या विवाह की अगर बात करें, तो इनका विवाह 1903 में इनका विवाह हुआ। इनका जो विवाह हुआ वो सुधीरा देवी के साथ इनका ये विवाह हुआ। और ये यहाँ तक मैंने अभी आपको जो बताया, तो यहाँ तक ये इनका जो कार्य क्षेत्र रहा वो बहुत शानदार रहा। और फिर आगे इनका जो रहा ना मेन उद्देश्य है, अगर जो रुचि रही, क्योंकि बचपन से ही कला के क्षेत्रों में इसकी रुचि रही, क्योंकि इनको जो विरासत में जो कला मिली, ये अपने घर से ही ये तमाम चीज़ें बनाने लगे। और आगे की जो पढ़ाई के लिए ये क्या हुए, ये कला के अंतर्गत ही अपना ये करियर बनाना चाहते हैं, कहें कला के क्षेत्र में ही ये कार्य करना चाहते थे। और उनके घर वालों ने उनको क्या करती इस संबंध में क्या करी, अनुमति नहीं दी कि ये बेटा चाह रहा कि मैं आगे जाकर क्या करूँ, कला के। हेलो सर, आप नंदलाल बोस के बारे में कह रहे हैं ना कि नंदलाल बोस के बारे में परिचय देना है। हाँ, इसके बारे में बताइए। हाँ सर, जैसे मैंने पढ़ा था कि नंदलाल बोस क्या है, अरविंदनाथ के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। ठीक है। और सर इनका जो जन्म हुआ था 3 सितंबर 1882 में हुआ था। और कहाँ हुआ इनका जन्म, कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था इनका जन्म? सर कलकत्ता में। पढ़ा नहीं था? नहीं। अरे सर बिहार में हुआ था, मैं तो कंफ्यूज हो गई। कलकत्ता या बिहार, दोनों में से जल्दी बताइए। सर बिहार में हुआ था। बिहार के किस जिले में हुआ था?
सर जीरा तो याद नहीं आ रहा मेरे को। शाबाश, बहुत बढ़िया। जैसे जैसे पेपर नजदीक वो हो रहा है, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हो, ठीक है। रवि जी आप बताइए। सर नंदलाल बोस का जो जन्म हुआ 3 दिसंबर 1882 ईस्वी में मुंगेर बिहार में हुआ था। कहीं पे खड़गपुर भी इनका स्थान बताया गया है इस किताब में ना। हाँ सही कह रहे हो। और ये है 30 वर्ष की आयु में कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स के इन्होंने दाखिला लिया था। इनके जो है ये प्रमुख रूप से जो है कलकत्ता जो स्कूल जो आर्ट्स कॉलेज में मास्टर मुसे के नाम से प्रसिद्ध थे। इनके प्रसिद्ध चित्रों में सती, नौका विहार प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है। नंदलाल बोस ने मुख्य रूप से माइकल एंजेलो राफेल की मतलब चित्रों की प्रतिक्रिया इन्होंने बनाई है। राजा रविंद्र वर्मा से काफी ये प्रभावित कलाकार थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के जो विचित्रा जो पथकला पत्रिका थी उसके लिए भी इन्होंने काफी कुछ चित्रण कार्य किया है। और अविनाश जी के जो ओरिजिनल स्कूल ऑफ आर्ट्स में के जो इन्होंने जो ये जो प्रिंसिपल नियुक्त हुए थे उनकी निर्देशन में भी इन्होंने काफी कुछ महत्वपूर्ण चित्रण कार्य किए हैं, जिसमें इन्होंने रविन्द्रनाथ जी ने गीतांजलि के लिए चित्रण कार्य किया है। और इनके प्रमुख रूप से जो इन्होंने जो शांति निकेतन में रहते हुए जो वहाँ के जो है वातावरण में जो आसपास के चित्रों में संथाल स्त्री पुरुष एवं कन्याओं का इनका प्रमुख चित्रण किया गया है। और स्टीला जो क्लिनिस है जो कथा इतिहासकार है, मास्टर मुसे के चित्रों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि वो है इनके जो रेखा चित्र है, ओलियोग्राफी है, कार्ड चित्र है आदि भारतीय में बहुमूल्य रत्न एक बहुमूल्य रत्न के रूप में प्रदर्शित करते हैं। बाकी पाठ सारथी प्रमुख चित्र हैं इनके। असहयोग आंदोलन में भी इन्होंने गांधी जी के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए ठीक है। और तेजपुर जी सर। चलिए ठीक है। आरती इसके अलावा कुछ जानती हैं और आप जानती हैं? सर ये जानती हूँ मैं तो, कुछ नया तो। चलिए कुछ नया हम इस वीडियो में समझेंगे। देखिए जब हम बात करते हैं नंदलाल बोस जी की, तो पहले एक अपने दिमाग में एक चीज बैठा लीजिए। नंदलाल बोस क्या थे? एक बहुत ही सुप्रसिद्ध ये चित्रकार रहे, बहुत फेमस ये आर्टिस्ट ये थे। इन्होंने अगर मैं बात करूं जो आधुनिक भारतीय चित्रकला के जो आरंभिक जो काल था या कहें आरंभिक कलाकार जो रहे, उन कलाकारों में से इनको भी एक माना जाता है। जो प्रारंभिक जो अगर मैं कहीं आधुनिक चित्रकला के अंतर्गत देखिए, आधुनिक कला के अंतर्गत अगर देखें तो ये भी प्रमुख रूप से एक माने जाते हैं, ठीक है। मुख्य रूप से इनको भी एक स्थान दिया गया है, ये कहें उनमें से एक ये माने जाते हैं। और जैसे कि अवनिंद्र नाथ की जब हम बात करते हैं, अवनिंद्र नाथ के ये क्या थे, बहुत ही प्रिय शिष्य के रूप में ये मानते थे। ये इनके बहुत ज्यादा क्लोज ये शिष्य रहे। और इन्होंने अगर मैं बात करूं जिस प्रकार से चित्रकारी करी ना, वो नंदलाल बोस की जो चित्रकारी रही वो आपकी भारतीय शैली के लिए, ये चित्रकला के लिए जाने जाते हैं। कहीं अगर आपको ये देखोगे, नंदलाल बोस ने जापान में जाकर भी टेम्परा या अन्य विधाओं में इन्होंने शिक्षा ग्रहण करी। हम आगे उस पर बात करेंगे। मुख्य रूप से जो मैं बात कर रहा हूँ अभी आपसे कि ये जो रहे बेसिकली ये भारतीय चित्रकला के लिए, ये भारतीय शैली के लिए ये जाने जाते हैं। 1922 में अगर हम बात करें तो इन्हें क्या कराया गया था, याद रखो यहां पर लिख दे रहा हूं कि 1922 में इनको शांति निकेतन का नाम जानते हो? शांति निकेतन का क्या बना दिया गया था? शांति निकेतन जो स्थित है, शांति निकेतन में क्या स्थित है जी सर? क्या है शांति निकेतन में, बताओ। शांति निकेतन में क्या है? कला भवन है या क्या है बताइए? कला विद्यालय सब यहाँ पर है? अगर देखिए मुझे लग रहा है कि आप लोगों के किसी का भी कॉन्सेप्ट जो ये शांति निकेतन, हाँ ये कला भवन था। ये कला भवन के इनको क्या कर दिया था, अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, या इनके प्रमुख के रूप में क्या कर दिया था, ये नंदलाल बोस जी को यहाँ चुना गया था। उनके द्वारा अगर मैं बात करूँ जिस प्रकार से कला पर एक आप देखोगे, जैसे कला के क्षेत्र के अगर देखो तो कहीं ना कहीं जो टैगोर जो फैमिली थी और साथ ही जो अजंता के भित्ति चित्र, बेसिकली याद रखना ये टैगोर परिवार जो थे जितने भी, तो उनके जितने अंतर्गत जो वो रहे आर्टिस्ट रहे, उनसे भी बहुत ढेर सारे प्रभावित रहे।
और साथ ही मैंने कहा ना अरविंद नाथ टैगोर से ये बेसिकली इनके शिष्य थे, तो कहीं ना कहीं अपने गुरु से भी कहीं ना कहीं ये प्रभावित थे। तो अगर आप देखोगे अजंता के जो भित्ति चित्र हैं, भित्ति चित्रों का इनका इन पे क्या हुआ, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नंदलाल बोस पर किसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा, तो प्रभाव की बात करते हैं तो वो अजंता साथ ही आपके जो टैगोर जो परिवार है उसका इन पे क्या हुआ, सबसे ज्यादा प्रभाव ये पड़ा था। ठीक है, याद रखिएगा। पूछा जाता है कि भैया इनका जो सबसे ज्यादा प्रभाव जो देखने को मिला था वो किस पे रहा, आपके जो ये कहते हैं टैगोर फैमिली होगी, साथ ही अजंता के चित्रों में इनकी बहुत ज्यादा रुचि रही, क्योंकि अजंता के जो भित्ति चित्र थे कहीं ना कहीं इनको बहुत ज्यादा प्रभावित किया। और उन्होंने जिस प्रकार से उत्कृष्ट कला में उनको शामिल करा कि अजंता के और टैगोर परिवार के जो चित्र थे उनको बहुत ज्यादा उन्होंने अपने कलाओं पर क्या करा, कहीं ना कहीं उत्कृष्ट किया। अगर आप इनके जीवन काल की अगर बात करें, जिस प्रकार से इन्होंने ग्रामीण जीवन के चित्रों की अगर बात करते हैं और साथ ही महिलाओं की, और अगर आप देखोगे बेसिकली महिला और साथ ही इनके पौराणिक जो कथाएं रही हैं उनसे संबंधित इनके सभी चित्र ये रहे हैं। और जो कथाओं पर, दंत कथाएं या आपके ग्रंथ जो हैं धार्मिक ग्रंथों पर इनका क्या है, सबसे ज्यादा चित्रांकन इनके द्वारा किया गया। और अगर देखें ऐसे बहुत ढेर सारे कला समीक्षक रहे हैं, इन्होंने कला समीक्षकों ने इसकी जब समीक्षा की इनके चित्रों में, तो इनके द्वारा जो भारत में जो सबसे महत्वपूर्ण जो चित्र माने जाते हैं, वो जो चित्र माने जाते हैं इनके 1976 में भारतीय पुरातत्व संग्रहालय में, अगर कहें देखिए 1976 में भारतीय पुरातत्व संग्रहालय और साथ ही भारत सरकार के संस्कृति विभाग ने उनके जितने भी कलात्मक जो सौंदर्य है, इनके जो पेंटिंग बनाई गई थी, कहीं ना कहीं उनका महत्व, या कहें कहीं ना कहीं उन्होंने ये चीज को समझा कि ये बहुत ही ज्यादा बेशकीमती हैं, तो उनको बहुमूल्य रूप में कला निधि घोषित कर दिया। कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत सरकार ने नंदलाल बोस के जो कलाकृतियां हैं उनको कला निधि या के रूप में कब घोषित किया, जो बहुमूल्य कला निधि के रूप में जब घोषित किया गया था, ये जो घोषित किया गया था 1976 में ये घोषित किया गया था भारत सरकार द्वारा, याद रखिएगा। तो कहीं ना कहीं इनकी पेंटिंगों को जिस प्रकार से बहुत ज़्यादा सराहाया गया है, कहें जिस प्रकार से इन्होंने तमाम चीज़ें की, तो उसके बिहाफ में भारत सरकार ने 1976 में ये तमाम चीज़ें की। और भारतीय संविधान की मैंने जैसे कहा कि जो इनकी जो भारतीय संविधान की जो मूल प्रति थी ना, याद रखिएगा, जो मूल प्रति थी उसका जो डिजाइन बनाया गया था वो नंदलाल बोस ने ही बनाया था। अगर आप कभी भारतीय संविधान अगर आप गूगल में सर्च करो, आप उसकी इमेज देखिए, तो उसकी जो मूल प्रति रही थी, उसकी जो डिजाइन जो रहा, तो वो भी आपके नंदलाल बोस द्वारा किया था। मैंने जैसे आपको बताया कि जो आपके इनके जो प्रमुख जो चित्र रहे वो डांडी मार्च रहा, संथाली कन्या रहे और सती का देह, जो मैंने ये बात करी, तो कहीं ना कहीं ये जो चित्र हैं ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध चित्रों में इनके ये शामिल किए गए हैं। और चित्रकला की अगर हम बात करते हैं, चित्रकला का जिस प्रकार से इन्होंने अध्ययन किया, और चित्रकला का जब इन्होंने अध्ययन करा, जब चित्रकला के क्षेत्र में ये बहुत ज्यादा गहराई में घुसे, तो इनके द्वारा क्या करी थी, 3 पुस्तकें लिखी गई थी। वो 3 पुस्तकें कौन कौन सी थी, आप कोई बताएगा? इनके द्वारा जो 3 पुस्तकें लिखी गई थी, 3 पुस्तकें कौन कौन सी थी, कोई बताओ? आरती आप बताओ, इनके द्वारा जो 3 पुस्तकें लिखी गई थी कौन कौन सी थी, बताइए, कोई बताएगा? आवाज आ रही है? बोलो। नहीं है समझ में आ रहा भारतीय षड्यंत्र से किताब है? क्या कहा आपने? भारतीय षड्यंत्र। अरे नहीं यार, सर सुनो, इनके द्वारा देखिए, इनके द्वारा जो शिल्प चर्चा रूपावली, हाँ, तो ये जो 3 हाँ, शिल्पकला, तो इनके द्वारा जो 3 जो पुस्तकें लिखी गई हैं वो कौन सी थी? रूपावली और शिल्पकला थी और शिल्प चर्चा, ये इनकी 3 महत्वपूर्ण ये किताबें थी। मन्नत कहाँ थे? नहीं, वो कौन है,
ये जो थी, ये 3 महत्वपूर्ण ये पुस्तकें थी जो इनके द्वारा अपने जीवन काल में लिखी गई थी। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए कभी क्वेश्चन क्या पूछा था, नंदलाल बोस द्वारा की प्रमुख किताबों में से कौन सी किताब उनके द्वारा रची गई है। इनमें से कोई भी आपके सामने आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। जब ये 3 किताबें आपको पता होगा कि भैया इनके द्वारा ये लिखा गया है, तो तभी जाके आप इसको बता पाओगे, अन्यथा नहीं बता पाओगे। जब हम बात करें कि भैया नंदलाल के जीवन के प्रारंभिक दौर की अगर हम बात करते हैं, तो इनके जो प्रारंभिक दौर की अगर हम बात करते हैं, तो नंदलाल बोस का जैसे जन्म आप लोगों ने अभी तक बताया कि 3 दिसंबर 1882 को जो तारापुर मुंगेर जिले में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, ये क्या थे, बेसिकली ये एक मध्यम परिवार से ये संबंधित थे, ये मध्यम परिवार से बिलोंग करते थे। इनके पिता कि मैंने जिस प्रकार से बताया कि आर्किटेक्ट और इंजीनियर के रूप में ये थे, उस टाइम पे नंदलाल बोस उस समय के जो महाराज हुआ करते थे, दरभंगा जो जिला था, दरभंगा में उस टाइम पे रियासत थी वहाँ पर उस टाइम पे, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत पूरा भारत था, तो ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत जो छोटे छोटे रजवाड़े हुआ करते, जो रियासतें हुआ करते थे, वहाँ पर एक दरभंगा में एक रियासत हुआ करती थी। तो जो रियासत थी, रियासत के अंतर्गत ये क्या थे, एक मैनेजर के पद पर ये कार्यरत थे, ये कहें आर्किटेक्ट इंजीनियर के तौर पर ये क्या थे, कार्यरत थे। जब हम इनकी माता के बारे में बात करी थी, अभी इससे पूर्व भी मैंने चर्चा की थी कि इनकी माता क्या थी, एक गृहिणी के रूप में चेमेंद्र ये देवी, इनकी माँ का नाम ये क्या थी, गृहिणी के रूप में थी। जब ये नंदलाल की अगर हम बात करते हैं, जब ये छोटे उम्र के थे, जब ये इनकी जो छोटी छोटी उम्र थी 5-6 साल की ये थी, तो ये क्या करते थे, ये इनको ना बेसिकली अगर देखो खिलौनों से खेलना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ये कहें खिलौनों को ये अलग थलग ये रखा करते थे, खिलौनों से इनको ज़्यादा लगाव नहीं था। और अगर हम प्रारंभिक तौर पर अगर देखें, क्योंकि इनकी मम्मी को मैंने बोला ना कि ये गुड़िया और मिट्टी के कार्य किया करती थी, तो नंदलाल बोस क्या करते थे, जो छोटी उम्र में ही इन्होंने क्या करते मूर्ति बनाना शुरू करा। और बाद में इन्होंने क्या करा, जो पूजा के जो बड़े बड़े पंडाल हुआ करते थे, कहीं ना कहीं उनको उस टाइम पे क्या किया करते थे, सजाया करते थे। कहीं ना कहीं उनकी रुचि वहाँ उत्पन्न हुई। और 1898 की बात है, 1898 में याद रखिएगा, मैं जो बात कर रहा हूँ कि 1898 में इन्होंने क्या करा, सेंट कॉलेज में, एक सेंट कॉलेज स्कूल है, तो वहाँ पर इन्होंने क्या करी, 10वीं इनकी जो हाई स्कूल की जो पढ़ाई थी यहाँ करने के लिए इनको कोलकाता भेजा गया। कोलकाता में इन्होंने क्या करा, 1902 में क्या करा, इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास करी। और साथ ही अगर मैं बात करूँ, और उसी संस्थान में जिस विद्यालय में ये पढ़े थे, तो पढ़ाई इन्होंने कॉलेज की पढ़ाई भी वहीं करते रहे। और 1903 वो महीना था आपका, जून का महीना था, जून 1903 में इनका विवाह आपके सुधीरा देवी के साथ इनका विवाह हुआ। और कहीं ना कहीं एक तरीके से पारिवारिक जो मित्रता इनके जो फैमिली में रही, जो सुधीरा जो इनकी बीवी थी, इनके पारिवारिक कहीं ना कहीं इनके पिता की इनके साथ पारिवारिक मित्रता थी कहीं ना कहीं, तो उनकी मित्र थी, तो उनकी मित्र के साथ इनकी क्या होगी, शादी हो गई थी। तो कहीं ना कहीं इनका जीवन ये इस प्रकार से रहा। और अगर हम बात करें इसके बाद जब इनकी शादी हो गई थी, तो नंदलाल बोस क्या था, कला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते थे और पढ़ाई करना चाहते थे। तो इनके परिवार इन्होंने जिस प्रकार से कहा कि भैया तुम्हारी शादी कर दी गई है, तो आप पढ़ाई करने का क्या मतलब, अपना घर गृहस्थी चलाइए और अपने बाल बच्चों को देखिए। तो परिवार वालों की अनुमति इनको नहीं मिली, और परिवार वालों ने इनको अनुमति नहीं दी कि भैया आप नहीं पढ़ोगे। तो ये अगर कहें, जो अपनी कक्षा में इन्होंने क्या करा, देखिए एक तरीका है, तो अपनी कक्षा में ये बार बार ये क्या रहे, अनुत्तीर्ण होते रहे, ये कहे ये फेल होते रहे। और इसके बाद क्या हुआ, इनको जब ये फेल होते रहे बार बार, तो कहीं ना कहीं इस कारण से इन्होंने क्या करा, एक विद्यालय छोड़कर दूसरे विद्यालय गए। और फिर जाके 1905 की अगर मैं बात करूं, 1905 का जिक्र मैंने किया था, 1905 में राजकीय कला विद्यालय कलकत्ता में इन्होंने प्रवेश लिया। देखिए 1905 में कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1905 में नंदलाल बोस ने कौन से विद्यालय में एडमिशन लिया, तो वो था राजकीय कला विद्यालय कलकत्ता में इनके द्वारा ये प्रवेश लिया गया। और वहां पर इन्होंने किस चीज की पढ़ाई करी, कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये वाणिज्य की इन्होंने पढ़ाई करी। और वाणिज्य पढ़ाई करने के लिए फिर ये कोलकाता के प्रेसिडेंटी कॉलेज में इन्होंने क्या लिया था, आपके दाखिला इनके बाद इन्होंने लिया। और बार बार जिस प्रकार से ये असफल रहे ना, असफल होने के कारण इनके परिवार ने इनको क्या करा, कहीं ना कहीं पढ़ाई के लिए इनको मना कर दिया गया था। तो जब ये बार बार असफल होने के बाद इनके परिवार ने इन्हें क्या कर दिया,
जो कोलकाता में एक विद्यालय है, उस विद्यालय का नाम कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट का। देखिए जब ये बार बार फेल हुए, जो मैंने ये बताया ना राजकीय कला विद्यालय कोलकाता में प्रवेश लिया, तो यहाँ पर एक विद्यालय था कला की, जो प्रारंभिक जो शिक्षा आगे इन्होंने ली, तो वो था कोलकाता के स्कूल आर्ट ऑफ स्कूल में इन्होंने क्या लिया, प्रवेश लिया। और 5 वर्ष तक इन्होंने यहाँ क्या करी, बड़ी ही शानदार तरीके से अपनी साधना या करें चित्रकला की विविध जिन भी विधाएं हैं, उन विधाओं को इन्होंने बेहतरीन तरीके से सीखा। और 1905 से 1910 के मध्य की बात कर रहा हूँ, 1905 से 1910 के मध्य के बाद क्या हुआ, कलकत्ता गवर्नमेंट कॉलेज है, कलकत्ता में गवर्नमेंट कॉलेज है, तो वहाँ इनकी जो क्या करें आर्ट में अरविंद नाथ टैगोर से इनकी क्या हुई, इन्होंने क्या करा वहाँ पर जो विश्वविद्यालय की मैं जो बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर 1905 से 1910 में जब ये कोलकाता के गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज ऑफ आर्ट में ये गए, तो अरविंद नाथ टैगोर से इनकी इन्होंने क्या करी, प्रारंभिक जो शिक्षा थी कला की, वहाँ से इन्होंने उनकी शिक्षा ग्रहण करी। तो अरविंद नाथ टैगोर की जब हम बात करते हैं, तो आप सभी को पता है कि इनका जो प्रारंभिक गुरु के रूप में ये माने जाते हैं, क्योंकि ये अपने गुरु के रूप में इनको मानते हैं, क्योंकि ये एक क्या थे, युवा कलाकार के तौर पर ये थे, ये कहें युवा कलाकार थे, क्योंकि ये मैंने कहा अपने गुरु जो थे नंदलाल अरविंद नाथ ठाकुर के देख रेख में इन्होंने क्या करी, कला का अभ्यास करना आगे इन्होंने जारी करा, और धीरे धीरे इन्होंने क्या करा, अपने गुरु के रूप में इनको स्वीकारा। और इनके चित्र के तौर पर इन्होंने अजंता के जो भित्ति चित्र रहे, और उन चित्रों से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे। और अगर हम देखें, बहुत ढेर सारे ऐसे कलाकार रहे जो आपके जो लेख लिखा करते थे, और साथ ही जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो लेख लिखते थे, या कहीं जो कलाकारों का जो ग्रुप था, कहीं ना कहीं उस ग्रुप का ये हिस्सा बन गए। फिर धीरे धीरे करके बाद में इनकी कला में इतनी सौम्यता रही, या कहीं इन्होंने अपनी आर्ट को इतने शानदार तरीके से बनाया, तो धीरे धीरे ये क्या हुए, आपकी कलकत्ता में ही इन्होंने जो कलाकारों का जो ग्रुप था, जो कलाकारों का और जो लेखकों का जो ग्रुप था, वो अंतर्राष्ट्रीय समूह ये का ग्रुप ये था, तो उनके भी ये क्या बन गए, कहीं ना कहीं एक रूप से अगर मैं कहूँ वो सदस्य बने। जिस प्रकार से इन्होंने, अगर मैं बात करूं बच्चों कि पारंपरिक तौर पर जिस प्रकार से भारतीय और संस्कृति के जो इन्होंने पुनः जागरण का जिस प्रकार से बिगुल फूका, या कहें उसको जिस प्रकार से पुनः जीवित करना ये चाहते थे, और साथ ही जिस समूह की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस समूह में बहुत ही बड़े बड़े आर्टिस्ट, या कहें बहुत बड़े बड़े ये आर्ट कलाकार, या कहें लेखक रहे, ओकाकुरा कुजो और साथ ही विलियम, ये बहुत बड़े बड़े ऐसे कलाकार रहे हैं, जो जिनके साथ अरविंद नाथ टैगोर भी उसी ग्रुप में शामिल थे, एरियन गिल करके थे, जैकब करके। उन्हीं समूह में नंदलाल बोस का भी नाम ये मशहूर रहा। जब ये अरविंद नाथ ठाकुर के जब देख रेख में जब ये रहे, तो उनको प्यार से क्या बुलाया जाता था, उन्होंने जो नाम रखा था, तो कहीं ना कहीं मास्टर मोसाई के रूप में भी इनको लोग जानते थे। और जिस प्रकार से इनकी कला शैली थी ना, जो इनके अंदर जिस प्रकार से प्रतिभा थी, तो अपनी प्रतिभा को जिस प्रकार से उन्होंने मौलिक शैली के रूप में जिस प्रकार से बदला, तो गगनेंद्र नाथ टैगोर की अगर हम बात करते हैं, गगनेंद्र नाथ टैगोर हो गए, आनंद कुमार स्वामी हो गए हैं, और ओसी गांगुली हो गए हैं, तो ऐसे बहुत जो उस समय बहुत बड़े चित्रकार थे, तो कहीं ना कहीं इन कलाकारों ने भी इनकी जिस प्रकार से पेंटिंगें थी, इनकी कला समीक्षक जिस प्रकार से इन्होंने किया, तो कहीं ना कहीं कला समीक्षकों का भी मानना ये था कि भैया इन्होंने जिस प्रकार से अपने कार्य क्षेत्र में जिस प्रकार से चीज़ों को उकेरना शुरू करा, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। और बात आती है 1922 की, मैंने जब कहा ये शांति निकेतन स्थित जो कला भवन था, तो कला भवन के इनको क्या बनाया गया था, उस समय प्रधानाचार्य के तौर पर इनको नियुक्त कर दिया गया था, प्रधानाचार्य बना दिया गया था। और इन्होंने, अगर मैं बात करूं ना, इसी पद पर इन्होंने कब तक ये अगर बात करूं, इस पद पर सन 1951 तक ये रहे। याद रखना कब तक ये पद पर ये रहे, कभी क्वेश्चन बनता है, तो 1922 में, याद रखना 1922 में जब हमने कहा कि शांति निकेतन स्थित जो कला भवन था, जब इनको यहाँ का प्रधान अध्यापक के तौर पर रहे, तो यहाँ से लेकर 1951 तक की अगर बात करें, तो ये इसी पद पर क्या रहे, इन्होंने कार्य करा। और एक चीज और बताता हूं, इन्होंने क्या करा था, याद रखो, इन्होंने क्या किया था, जो भारत के प्रथम जो प्रधानमंत्री जो रहे, कौन रहे थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, कौन रहे, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जो जवाहरलाल नेहरू थे ना, इन्होंने
क्या करा, जो नंदलाल बोस को क्या करा था, एक निमंत्रण पत्र भेजा। और निमंत्रण पत्र क्यों भेजा, क्योंकि उस टाइम पर संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जिस प्रकार से संविधान का कार्य चल रहा था, और जब संविधान का जो लेखा जोखा हो रहा था, तो इस समस्या ये आ गई थी कि भैया संविधान का जो पृष्ठ है उसको बहुत शानदार तरीके से ये बनाना है, बहुत बारीकी वो करना है। तो जो प्रधानमंत्री थे उनके आग्रह पर ये क्या गए, इनको बुलाया गया और संविधान की जो मूल प्रति है, जो फ्रंट कॉपी, जो इसके पहले जो कॉपी थी, उस कॉपी में इन्होंने अपनी जिस प्रकार से चित्रकारी से उसको सजाया, तो कहीं ना कहीं अगर हम ये कहेंगे कि जो नंदलाल बोस जी थे, इन्होंने जिस प्रकार से भारतीय संविधान की जो मूल प्रतियां थी, मूल प्रतियों में कुल कितने चित्र इनके द्वारा बनाए गए हैं, क्वेश्चन बनेगा तो कितना बताओगे, बताओ कुछ याद है? कभी देखिए पूछा जाएगा कि इनके द्वारा जो भारतीय संविधान की जो मूल प्रति है, ठीक है, मूल प्रति में कितने इनके द्वारा चित्र बनाए गए, तो आप याद रखना इनके द्वारा 22 चित्रों को उसमें बनाया गया था, 22 चित्र इनके द्वारा सजाए गए। और जितने भी ये चित्र थे ना, उनको बनाने में कुल कितना समय लगा, कितने समय का वक्त लगा, कुछ पता है आपको? किसी को कोई मोटा मोटा आइडिया? तो याद रखना, तो जो भारतीय संविधान की जो मैंने कहा जो 22 चित्र जो इनके द्वारा बनाई गई थी, तो उन 22 चित्रों को बनाने में इनको 4 साल का समय लगा था, याद रखना। सिर्फ 22 चित्र बनाने में इन्होंने 4 साल का समय ले लिया। तो 22 जो चित्र हैं, कभी संविधान की किताब उठा के देखिएगा, कितने शानदार तरीके से इन्होंने जो चित्रों को बनाया है वो लाजवाब है। तो 4 साल अगर लगा तो कहीं ना कहीं क्वालिटी भी उसके सामने आए। तो ये तमाम चीजें नंदलाल बोस की जो खूबी थी, तो ये क्या कहते हैं, प्रतिभा के बहुत ज्यादा धनी थे। और नंदलाल बोस को अगर हम बात करें, जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार दिए गए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार दिए गए, जैसे अगर आप देखोगे भारत रत्न की अगर हम बात करते हैं, याद रखना भारत रत्न की जब हम बात करते हैं, और साथ ही पद्मश्री जो थे ना, ये जो प्रतीक थे ना, ये जो प्रतीक का मतलब क्या होता है, उनके जो चित्रों को जिस प्रकार से उकेरा गया था, वो भी यही शख्स थे। भारत का जो भारत रत्न हम जिसको बात करते हैं, उसका जो रूप है, जो कहते हैं कि पीपल के पत्ते में ये चीजें करी, तो इनके ही द्वारा उस चित्र को चित्रांकन किया गया था। और पद्मश्री अगर आप कभी देखोगे, पद्मश्री को भी का जो प्रतीक जो बनाया है, इनके ही द्वारा उस प्रतीक को भी बनाया गया है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण ये है। और एक चीज और बता देता हूं आपको, नई दिल्ली में जब आप जाओगे, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में अगर आप जिस में जाओगे, तो इनके द्वारा कुल कितनी प्रतियां बनाई गई हैं, कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इनके द्वारा टोटल कितनी कृतियां बनाई गई हैं, कोई बताएगा? इन्होंने अगर देखें इनके द्वारा कुल कितनी चित्र प्रतियां बनाई गई थी, कितने चित्रणों को चित्रांकन किया गया था, चित्रांकन किया गया था, कुछ पता है आपको? 7,000 से अधिक चित्रों को इनके द्वारा किया गया था, चित्रांकन किया गया था। और मॉडर्न आर्ट गैलरी में आप देखोगे तो 7,000 10,000 से अधिक लिखा हुआ है। हाँ, 10,000 अधिक लिखा है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, मैं जो बात कर रहा हूँ इन्होंने की, मैं एक चीज याद रखना, जो नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट मॉडर्न आर्ट जो दिल्ली में है, उस संग्रहालय में इनकी सिर्फ 7,000 कृतियों को क्या करेगा, कहीं ना कहीं संग्रहित करके रखा। उस गैलरी में आप देखोगे, बेसिकली हम इनके जीवन काल की बात नहीं करें, तो इनके जो चित्र हैं जो आपके मॉडर्न आर्ट गैलरी में है, वो 7,000 जो चित्रों को सरकार द्वारा किया गया, उनको संग्रहित किया गया। जैसे मैंने आपको कहा ना कि भारत सरकार द्वारा जिस प्रकार से इनके कला के चित्रों को किस प्रकार कला निधि के अंतर्गत जोड़कर उनको एक महत्व दिया गया, तो उन महत्वों को जो कहें तो ये संग्रहालय में रखा गया था। तो 1930 की बात है, 1930 में गांधी जी की जो दांडी यात्रा जब चल रही थी, उस दौरान इन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी जी का जो लेनीकोट में, लेनीकोट किसे कहते हैं पता है? लेनीकोट का जो कपड़ा होता है, और साथ ही इन्होंने वहां पर क्या करा, 7 पोस्टर भी उनके क्या है वहां पर सम्मिलित हैं। इन्होंने महात्मा गांधी से निवेदन किया कि भैया जो कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन हो रहा था, तो वहां पर इनको बुलाया गया, और 1938 में वो हरिपुरा का आंदोलन या कहें जो चल रहा था, तो उस पंडाल में इन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए इन्होंने क्या करा, वहां पर बैनर बनाने के कार्य करा था, याद रखिएगा। नंदलाल बोस ने अगर हम बात करें, जिस प्रकार से चित्रकला के माध्यम से जिस तकनीक का
प्रयोग करा, जिस प्रकार से आंदोलनों में भी इन्होंने विभिन्न आंदोलनों में इन्होंने प्रतिभाग करा, उनकी जो सीमाएं थी या उनकी जो शैलियाँ थी उनको कहीं ना कहीं उन्होंने उकेरा। और अगर आपको एक बता चित्रकारी के क्षेत्र में अगर बात करो तो एक मनमोहक जादू इनके उसमें था, कहीं ना कहीं ये अपनी आर्ट से कहीं ना कहीं जो सामने वाला व्यक्ति था कहीं ना कहीं उसको मंत्रमुग्ध कर दिया करते थे। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ इनके अंतर्गत थी। तो जितने भी अगर आज के दृष्टिकोण में अगर देखोगे जितने भी आर्टिस्ट हैं या कला से जो प्रेम करते हैं वो कहीं ना कहीं इनकी जो पेंटिंग है जिनके द्वारा बनाई गई जो कलाकृतियाँ हैं कहीं ना कहीं उनको उन पेंटिंगों से कहीं ना कहीं वो लोग इनके और क्या होते हैं आकर्षित होते हैं। और इनकी जो चित्रों की अगर हम बात करते हैं इनकी जो चित्रकारी को अगर देखें तो एशिया में ही नहीं अगर आप देखोगे जितने भी पश्चिमी देशों की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इनको क्या मिले वाहवाही इनको इन्होंने लूटी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण ये रहे। और जिस प्रकार से मैंने कहा ना कि आपको ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो आंदोलन रहा उस प्रकार उसमें भी इन्होंने क्या करी अपनी कला क्या कहीं ना कहीं छाप छोड़ी। देखिए आप कैसे चित्र बने होंगे, बैनर बनाए होंगे, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित कुछ ऐसे बनाए होंगे, कुछ ऐसे बनाए होंगे कि जो ब्रिटिशरों के खिलाफ कुछ इस प्रकार की चित्रकारी की होगी। तो कहीं ना कहीं अपने आर्ट का कहीं ना कहीं इन्होंने जौहर दिखाया होगा। और उन्होंने जिस प्रकार से कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए तो उनमें पोस्टर साथ ही उनके चित्र भी इनके द्वारा बनाए। गांधी जी का एक लाइव अगर आप कहें एक इन्होंने लाइव साइज का एक क्या रेखांकन इनके द्वारा भी बनाया गया था। अगर कहें तो गांधी जी का भी इनके द्वारा व्यक्ति चित्रण इनके द्वारा बनाया गया था। उस टाइम पे वो जो चित्र बनाया गया था वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। और साथ ही अगर आप देखोगे स्वतंत्रता संग्राम की अगर हम बात करें उस दौरान जिस प्रकार से चीज़ें हुई थी, जिस प्रकार से घटनाक्रम घट रहा था, चाहे वो राष्ट्रीय अवधारणा की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों से इनकी जो चित्रकारिता थी कहीं ना कहीं वो मेल खा रही थी। जिस प्रकार से आधुनिकीकरण का अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें इनमें इनके तमाम चीज़ों में दिखाई देती हैं। और नंदलाल बोस चाहे स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की बात करें या कला के पुनरुत्थान की अगर बात करें तो जिस प्रकार से इन्होंने अपने चित्रों में चीज़ों को किया तो कहीं ना हर चीज़ से वो अछूते नहीं रहे। और कहीं ऐसे अवसर भी रहे इनके जीवन काल में जिस प्रकार गांधी जी के परिकल्पना को जिस प्रकार से इन्होंने क्या करा, गांधी जी की एक सोच थी, उन सोच को कहीं ना कहीं जो नंदलाल बोस थे उन्होंने अपने चित्रों के माध्यम से गांधी जी की जो सोच को सकारात्मक रूप से क्या करा, उनको उनके सामने प्रस्तुत कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये टैलेंट इनके अंतर्गत ये रहा था। तो बहुत शानदार ये रहा। कभी क्वेश्चन क्या बनता है बच्चों, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि इनके प्रमुख शिष्यों के रूप में अगर इनके जो प्रमुख शिष्य की अगर बात करें तो इनकी जो रहे स्टूडेंट रहे तो नंदलाल बोस के बहुत ही कुछ ऐसे प्रमुख ऐसे शिष्य रहे जिसमें आपके विनोद बिहारी हो गए और विनोद बिहारी मुखर्जी हो गए, रामकिंकर बैज हो गए और साथ ही अगर हम कहें राम मनोहर जी हो गए। और बहुत ढेर सारे ऐसे चित्रकार रहे जो कहीं ना कहीं इनसे कहीं ना कहीं रूबरू रहे और कहीं ना कहीं ये इनके सानिध्य में उन्होंने आर्ट को कहीं ना कहीं ये सीखा। अगर एक चीज़ और बता दूं, जिस प्रकार से अगर हम बात करें इनको जिस प्रकार से सम्मान दिया गया है, पुरस्कार इनको जो दिए गए थे उनकी तरफ भी थोड़ा सा अग्रसर होते हैं। देखिए 1956 की बात है, 56 में ललित कला अकेडमी का इनको फेलो करके इनको चुना गया, ठीक है। और वहाँ पर इन्होंने अगर मैं कहूँ ललित कला अकेडमी के फेलोशिप के लिए इनको चुना गया। 2 बार ये चुने गए थे वहाँ पर। और 1954 में इनको पद्म विभूषण से भी भारत सरकार ने नवाजा। और एक चीज़ आपको बता दूं, 1928 में इटालियन भित्ति लेप पद्धति से भी इन्होंने क्या करा, एक दूल्हे की सवारी नामक एक बहुत बड़ा विशाल भित्ति चित्र इनके द्वारा बनाया गया। ये इनके द्वारा बनाया गया चित्र है। और इनके द्वारा एक चित्र और बनाया गया, पांडवों का हिमालय आरोहण नामक एक इनके द्वारा 15 फुट का एक चित्र बनाया गया। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नंदलाल बोस द्वारा 15 फीट का कौन सा चित्र बनाया गया, उस चित्र का क्या नाम है, तो वो हिमालय, पांडवों का हिमालय की ओर जब जा रहे थे आरोहण का वो चित्र बनाया गया था। कभी क्वेश्चन क्या बनेगा कि नंदलाल बोस का वो कौन सा चित्र है जो 15 फीट का है, तो ये पूछा जाएगा। और पांडवों का हिमालय आरोहण वाला जो चित्र है वो कितना फीट का है, तो आपको पता होगा 15 फीट का है। इन्होंने जो 15 फीट का